नमस्कार दोस्तों, मैं सुप्रिया स्वागत करती हूँ आपका डिकोड एग्जाम के डेली करंट अफेयर की क्लास में। दोस्तों, आज हम अपने करंट अफेयर की क्लास में डिस्कस करेंगे 23 नवंबर से रिलेटेड करंट अफेयर को। तो चलिए दोस्तों, जल्दी से आप सभी लोग सेशन से जुड़ जाइए, सेशन को आप सब लोग शेयर कर दें। और जैसा कि मैं उम्मीद कर रही हूँ आप सब लोग बहुत ही अच्छे से होंगे और अच्छे से अपनी प्रिपरेशन कर रहे होंगे। इसी के साथ साथ डेली करंट अफेयर के आप नोट्स बना सकें, इसके लिए जो है आपको करंट अफेयर की पीडीएफ प्रोवाइड किया जाता है टेलीग्राम ग्रुप पे, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। तो दोस्तों, डिकोड एग्जाम के टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, वहां से आप पीडीएफ को डाउनलोड करके अपनी शॉर्ट नोट्स बनाइए और रिवीजन करिए और साथ ही साथ कोशिश करिए रेगुलर सेशन को फॉलो करिए। मॉर्निंग में आपकी 7 बजे क्लास चलती है डेली मॉर्निंग में, रेगुलर सेशन को फॉलो करिए क्योंकि करंट अफेयर आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कोई भी एग्जाम देंगे वहां से जो है वहां पे लगभग करंट अफेयर के बहुत सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास स्टार्ट करूं उसके पहले कहना चाहूंगी कि जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। इससे आपको चैनल से रिलेटेड हर क्लास की वीडियो का प्रॉपर नोटिफिकेशन मिलेगा और आपकी कोई भी क्लास मिस नहीं होगी। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं, अपने सबसे पहले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। और हमारा आज का सबसे पहला प्रश्न है कि डेविड बार्किन के साथ किस भारतीय अर्थशास्त्री ने पारिस्थितिकी अर्थशास्त्र 2023 के लिए केनेथ गोल्डिंग पुरस्कार जीता है? तो केनेथ गोल्डिंग पुरस्कार जो है किस अर्थशास्त्री ने जीता है दोस्तों पारिस्थितिकी अर्थशास्त्र 2023 के लिए? ठीक है, किस भारतीय अर्थशास्त्री ने यह पुरस्कार जीता है? साथ ही साथ देखा जाए ये पुरस्कार जो है डेविड बार्किन को मिला है। तो कमेंट बॉक्स में आंसर करिए, जिन्हें आंसर पता है वीडियो को शेयर करते रहिए। और इसका करेक्ट आंसर इस बी है, ठीक है, बीना अग्रवाल को। ठीक है, बीना अग्रवाल साथ ही साथ डेविड बार्किन को जो है पारिस्थितिकी अर्थशास्त्र 2023 के लिए केनेथ गोल्डिंग पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ये मैनचेस्टर विश्वविद्यालय की प्रोफेसर है बीना अग्रवाल और इनको कोलंबिया में, ठीक है, डेविड बार्किन के साथ पारिस्थितिकी अर्थशास्त्र में केनेथ गोल्डिंग पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ये पुरस्कार जो प्रदान किया गया किसकी तरफ से किया गया? तो इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर इकोलॉजिकल इकोनॉमिक्स ने जो विकासशील देशों में पर्यावरण प्रशासन, कृषि परिवर्तन, सामाजिक असमानता पर ध्यान केंद्रित करते हुए पारिस्थितिकी अर्थशास्त्र में उनके महत्वपूर्ण योगदान के लिए यह पुरस्कार प्रदान किया। ध्यान रखिएगा, यह पुरस्कार किसके द्वारा दिया जाता है दोस्तों? तो इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर इकोलॉजी इकोनॉमिक्स के द्वारा दिया जाता है। तो ये जो विकासशील देशों में जिन्होंने पर्यावरण के क्षेत्र में जो कार्य किया, कृषि परिवर्तन में जिन्होंने योगदान दिया और इतना ही नहीं दोस्तों, सामाजिक समानता के भी क्षेत्र में जिन लोगों ने योगदान दिया, उनके योगदान को सम्मानित करने के लिए केनेथ गोल्डिंग पुरस्कार प्रदान किया जाता है। और इस बार यह पुरस्कार प्रोफेसर बीना अग्रवाल और साथ ही साथ ध्यान रखिएगा डेविड बार्किन को यह पुरस्कार प्रदान किया गया है। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं हम अपने अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है कि इंडिया आर्ट आर्किटेक्चर डिजाइन समारोह का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो इंडिया आर्ट आर्किटेक्चर डिजाइन समारोह का आयोजन दोस्तों ये नई दिल्ली में किया जाएगा। ठीक है, और साथ ही साथ कुछ अन्य शहरों में भी किया जाएगा। तो ये संस्कृत मंत्रालय ने, ठीक है, संस्कृत मंत्रालय के द्वारा इसका आयोजन किया जाएगा। ठीक है, दिसंबर 2023 में इंडिया आर्ट आर्किटेक्चर डिजाइन ये द्विवार्षिक दोस्तों सम्मेलन है जिसकी मेजबानी भारत के द्वारा की जा रही है। भारत में भी किस मंत्रालय के द्वारा दोस्तों? संस्कृत मंत्रालय के द्वारा। और ये देखा जाए जो कार्यक्रम है किन किन शहरों के लिए निर्धारित किया गया है? तो दिल्ली, साथ ही साथ मुंबई और बेंगलुरु, विशेषकर नई दिल्ली में इस कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। और हाल फिलहाल में इंडिया आर्ट, ठीक है, इंडिया आर्ट यहाँ पे आर्किटेक्चर डिजाइन समारोह का लोगो भी जारी किया गया है। ठीक है, इसका जो लोगो जारी किया गया किसके द्वारा किया गया? तो केंद्रीय विदेश राज्य मंत्री है दोस्तों मीनाक्षी लेखी, उनके द्वारा ये लोगो जारी किया गया। और ये समारोह, ये जो सम्मेलन है दोस्तों, ये नई दिल्ली में दिसंबर में आयोजित किया जाएगा। इसके अलावा इसका वेन्यू कहाँ कहाँ पे डिसाइड है दोस्तों? तो मुंबई में और साथ ही साथ बेंगलुरु में भी इस कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। ये कार्यक्रम की बात किया दोस्तों तो 9 से लेकर के 15 दिसंबर तक इस कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। और जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में बताया कि इस कार्यक्रम का जो आयोजन किया जाएगा वो केंद्रीय संस्कृत मंत्रालय के द्वारा किया जाएगा। लक्ष्य क्या है इस कार्यक्रम का? तो वैश्विक मंच पर देश की जो वास्तुकला है और जो कलात्मक प्रतिभा है उसको पूरे विश्व के सामने प्रदर्शित करना है। और चूंकि ये द्विवार्षिक सम्मेलन है, यानी कि 2 वर्षों में एक बार जो है सम्मेलन होता है और ये अंतरराष्ट्रीय समकक्षों की भव्यता को यह प्रदर्शित करता है। इसका लक्ष्य है दोस्तों पारंपरिक जमीनी स्तर के कलाकारों और समकालीन डिजाइनरों, क्यूरेटर्स, आर्किटेक्ट और साथ साथ विकासशील नेताओं को उम्र, लिंग और शैली की सीमाओं पर से परे जो है आगे ले जाना इस कार्यक्रम का लक्ष्य है। ठीक है, तो दोस्तों ध्यान रखिएगा कि संस्कृत मंत्रालय के द्वारा दिसंबर में इंडिया आर्ट आर्किटेक्चर डिजाइन का सम्मेलन आयोजित किया जाएगा।
वेन्यू कहाँ कहाँ पे डिसाइड है, तो ये ध्यान रखिएगा, दिल्ली, साथ ही साथ मुंबई और बेंगलुरु में इसका आयोजन किया जाएगा। इसी के साथ साथ हम बात कर लेते हैं दोस्तों, अभी हाल फिलहाल में वैश्विक मत्स्य पालन सम्मेलन का आयोजन शुरू हुआ है 21 नवंबर को। और ये जो सम्मेलन हो रहा है दोस्तों, हम पहले भी इसके बारे में बात कर चुके हैं, गुजरात के अहमदाबाद में इसका जो है सम्मेलन आयोजित किया जा रहा है। कौन सा? वैश्विक मत्स्य पालन सम्मेलन। इस सम्मेलन का जो उद्घाटन किया गया है वो केंद्रीय मत्स्य पालन, पशुपालन, डेयरी मंत्री हैं दोस्तों पुरुषोत्तम रूपाला, उनके द्वारा इस सम्मेलन का उद्घाटन किया गया। और इस सम्मेलन का उद्देश्य क्या है, तो मत्स्य पालन मूल्य श्रृंखला में हितधारकों के सहयोग से भारतीय मत्स्य पालन और जलीय कृषि क्षेत्र के लिए एक प्लेटफॉर्म तैयार करना है। इस सम्मेलन की थीम क्या है दोस्तों, तो मत्स्य पालन और जलीय कृषि संपदा का जश्न मनाना इस सम्मेलन की थीम है। और इस मत्स्य पालन, यहाँ पे देखिए उत्तर प्रदेश को भी हाल फिलहाल में अंतर्देशीय मत्स्य पालन वर्ग में सर्वश्रेष्ठ राज्य का पुरस्कार भी प्रदान किया गया। तो ये इंपॉर्टेंट है, स्टार करिएगा कि किस राज्य को अंतर्देशीय मत्स्य पालन वर्ग में सर्वश्रेष्ठ राज्य का पुरस्कार दिया गया है, वो उत्तर प्रदेश है। ठीक है, तो यहाँ पे एक अन्य सम्मेलन की हमने बात किया, वैश्विक मत्स्य पालन सम्मेलन, ये गुजरात के अहमदाबाद में आयोजित किया जा रहा है। अगला प्रश्न है दोस्तों की, हाल ही में भारत ने अटल इनोवेशन मिशन सर्कुलर इकोनॉमी स्टार्टअप को आगे बढ़ाने के लिए किस देश के साथ समझौता किया है? ऑप्शंस आपके सामने दोस्तों, तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा, इसका जो करेक्ट आंसर है, ध्यान रखिएगा ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया के साथ जो है भारत सरकार ने समझौता किया है अटल इनोवेशन मिशन सर्कुलर इकोनॉमी स्टार्टअप को आगे बढ़ाने के लिए। तो अटल इनोवेशन मिशन जो है, ये नीति आयोग ने ऑस्ट्रेलियाई और भारतीय सर्कुलर इकोनॉमी स्टार्टअप को आगे बढ़ाने के लिए नया एस्केलेटर लॉन्च किया है। अटल इनोवेशन मिशन जो है देश में नवाचार और उद्यमिता की संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार की प्रमुख जो है पहल है। ठीक है, ये जो अटल इनोवेशन मिशन है दोस्तों, तो ये नवाचार और उद्यमिता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से भारत सरकार के द्वारा पहल जो है शुरू की गई थी। तो ये जो है पहल दोस्तों 2016 में शुरू किया गया था, किसके तहत? नीति आयोग के तहत। ठीक है, और इस पहल का उद्देश्य क्या है दोस्तों, यानी कि अगर हम बात करें अटल इनोवेशन मिशन का उद्देश्य क्या है, तो स्कूलों, साथ ही साथ विश्वविद्यालय और जितने भी अनुसंधान संस्था है, जो रिसर्च इंस्टीट्यूट है, साथ ही साथ एमएसएमई और उद्योग स्तर पर विभिन्न उपायों के माध्यम से देश भर में नवाचार और उद्यमिता का एक इकोसिस्टम बनाना और उसे साथ ही साथ बढ़ावा देना। दोस्तों उद्यमिता से क्या तात्पर्य है, तो यानी कि उद्यमिता से दोस्तों मतलब है कि जैसे नया व्यवसाय और उद्यम शुरू करने के अवसरों की पहचान करना, निर्माण करना और उनका पीछा करने की जो है सक्रिय प्रक्रिया से है। तो ये ध्यान रखिएगा दोस्तों, यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट तो आपके लिए मिशन है दोस्तों। ठीक है, अटल इनोवेशन मिशन, जिसकी शुरुआत जो है नीति आयोग के तहत की गई थी 2016 में। उद्देश्य क्या था, तो नवाचार को बढ़ावा देना, नाम से ही पता चल रहा है, विद्यालय स्तर पे, विश्वविद्यालय स्तर पे। ठीक है, चलिए अब आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि नीति आयोग की स्थापना कब किया गया था, किस संस्था के स्थान पर नीति आयोग की स्थापना की गई थी, वर्तमान में इसके सीईओ कौन है, और साथ ही साथ इसके जो है उपाध्यक्ष कौन है, आप मुझे कमेंट बॉक्स में आंसर करिए। अगला प्रश्न है दोस्तों की, प्रतिवर्ष विश्व टेलीविजन दिवस कब मनाया जाता है? तो हर साल जो है विश्व टेलीविजन दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शंस आपके सामने है दोस्तों, जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर करिए। और इसका करेक्ट आंसर है, देखिए 21 नवंबर को जो है हर साल विश्व टेलीविजन दिवस मनाया जाता है। ठीक है, और इस दिवस को मनाए जाने का उद्देश्य क्या है दोस्तों, तो जो टेलीविजन का हमारे जीवन में महत्व है दोस्तों, उसको उजागर करने के उद्देश्य से हर साल 21 नवंबर को विश्व टेलीविजन दिवस यानी कि वर्ल्ड टेलीविजन डे मनाया जाता है। टेलीविजन दोस्तों एक ऐसा माध्यम है जो लोगों को मनोरंजन, शिक्षा और सूचना प्रदान करता है। और अगर देखें इस दिवस की जो शुरुआत की गई थी दोस्तों, वो यूनाइटेड नेशन के द्वारा 1996 में इस दिवस की शुरुआत की गई थी। इसी के साथ साथ एक अन्य दिवस भी है जो कि 21 नवंबर को ही मनाया जाता है दोस्तों, तो विश्व मत्स्य दिवस भी मनाया जाता है दोस्तों, ठीक है, 21 नवंबर को ही। और दुनिया भर में जो सभी मछली किसान हैं, जो मछुआरे हैं, जो मछली पालन से जुड़े जो अन्य निर्धारक हैं, उनको एकजुटता को प्रदर्शित करने के लिए हर साल जो है 21 नवंबर को जो है विश्व मत्स्य दिवस यानी कि वर्ल्ड फिशरीज डे जो है मनाते हैं। इसकी जो शुरुआत की गई थी इस दिवस की, वो 1997 में शुरू किया गया था। और अगर हम बात करें दोस्तों, भारत जो है मछली उत्पादन में दुनिया में दूसरे नंबर पे स्थान है। तो पहले स्थान पे बताइए कौन सा देश है मछली उत्पादन में, क्योंकि भारत का स्थान मछली उत्पादन में दूसरा स्थान आता है। इसके अलावा सबसे बड़ा जो है भारत झींगा जो है इसका सबसे बड़ा उत्पादक देश है भारत।
इसी के साथ साथ मछली उत्पादन के क्षेत्र में या फिर इस क्षेत्र को नील जो है क्रांति, नीली क्रांति को बढ़ावा देने के उद्देश्य से प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना भी शुरू किया गया था। और इसका लक्ष्य क्या है, 2024-25 तक जो है 22 मिलियन मैट्रिक टन मछली उत्पादन करना है। विश्व मत्स्य पालन दिवस की थीम क्या है दोस्तों इस साल, तो मत्स्य पालन और जलीय कृषि के धन का जश्न जो है इस दिवस की थीम है। तो ये ध्यान रखिएगा, ये कुछ दिवस है जो 21 नवंबर को मनाया जाता है। 21 नवंबर को विश्व टेलीविजन दिवस और साथ ही साथ 21 नवंबर को विश्व मत्स्य दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों की, हाल ही में पर्यटन मंत्रालय द्वारा किस राज्य में अंतरराष्ट्रीय पर्यटन मार्ट के 11वें संस्करण का आयोजन किया जा रहा है। तो अंतरराष्ट्रीय पर्यटन मार्ट के जो है 11वें संस्करण का आयोजन पर्यटन मार्ट के द्वारा किया जा रहा है। किस मंत्रालय, किस राज्य में दोस्तों, तो ये ध्यान रखिएगा नॉर्थ ईस्ट का ये राज्य है दोस्तों, मेघालय में। तो पर्यटन जो है मंत्रालय वो मेघालय की राजधानी शिलोंग में, ठीक है, 21 से लेकर के 23 नवंबर, ध्यान रखिएगा आज जो है इसका आखिरी दिन है ये, और अंतरराष्ट्रीय पर्यटन मार्ट के 11वें संस्करण का आयोजन कर रहा है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा पर्यटन मार्ट जो है मंत्रालय के द्वारा किया जा रहा है, शिलोंग में किया जा रहा है। और ये जो है उद्देश्य क्या है इस अंतरराष्ट्रीय पर्यटन मार्ट का, तो ये पूर्वोत्तर के हितधारकों को राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय बाजारों के हितधारकों के साथ विचार विमर्श का अवसर प्रदान करना है, पूर्वोत्तर क्षेत्र के मौजूदा पर्यटन क्षमता के बारे में जागरूकता और इसके विशिष्ट पर्यटन उत्पादों के लिए बाजार उपलब्ध कराने के लिए मंच प्रदान करना है। ठीक है, इसके साथ ही पूर्वोत्तर क्षेत्र की समृद्ध जैव विविधता, स्थानीय परंपराओं, कला, हस्तशिल्प, हथकरघा की विशिष्ट विरासत को राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाना है। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा दोस्तों। तो यहाँ पे जो है पूर्वोत्तर के क्षेत्र में, ठीक है, पर्यटन क्षेत्र को बढ़ावा देने के उद्देश्य से पर्यटन मंत्रालय ने अंतरराष्ट्रीय पर्यटन मार्ट के 11 संस्करण का आयोजन मेघालय की राजधानी शिलोंग में आयोजित किया है। अब बात करते हैं दोस्तों अपने अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है कि किस राज्य में बारीपदा में 36वां अखिल भारतीय संथाली लेखक महोत्सव शुरू हुआ है। तो ये 36वां अखिल भारतीय संथाली लेखक महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है बारीपदा में, और बारीपदा किस राज्य से संबंधित है, तो ये ध्यान रखिएगा उड़ीसा से। ठीक है, आइए दोस्तों इसके बारे में बात करते हैं। तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने दोस्तों उड़ीसा के बारीपदा में अखिल भारतीय संथाली लेखक संघ के 36वें वार्षिक सम्मेलन और साहित्य महोत्सव का शुभारंभ किया है। किसके द्वारा किया गया है, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा किया गया है। कहां पे दोस्तों, तो उड़ीसा के बारीपदा में। ध्यान रखिएगा ये 36वां वार्षिक सम्मेलन है अखिल भारतीय संथाली लेखक संघ का। इस अवसर को संबोधित करते हुए राष्ट्रपति जी ने बोला कि संथाली भाषा और साहित्य में योगदान देने वाले लेखक और शोधकर्ताओं की उन्होंने सराहना की। अखिल भारतीय संथाली लेखक संघ में, ठीक है, 1988 में अपनी स्थापना के समय से संथाली भाषा को क्या कर रहा है दोस्तों, ये बढ़ावा दे रहा है। और इसी के साथ साथ देखिए 22 दिसंबर 2003 की बात है, ये डेट याद होना चाहिए, जो संविधान के 8वीं अनुसूची में दोस्तों शामिल होने के बाद सरकारी और गैर सरकारी क्षेत्रों में संथाली भाषा का क्या हुआ है दोस्तों, उपयोग बढ़ा है। तो ध्यान रखिएगा संथाली भाषा को 8वीं अनुसूची में कब जोड़ा गया था, 22 दिसंबर 2003 को। इसके साथ ही द्रौपदी मुर्मू दोस्तों यहाँ पे पहाड़पुर गांव में एक कौशल प्रशिक्षण केंद्र का भी उद्घाटन करेंगे, और साथ ही साथ उड़ीसा के मयूरभंज जिले में बादाम पहाड़ रेलवे स्टेशन के 3 नए जो है रेलवे यहाँ पे ट्रेनों को भी हरी झंडी दिखाएंगे। और ये 3 ट्रेनें कौन सी है दोस्तों, तो यहाँ पे बादाम पहाड़ टाटानगर, ठीक है, बादाम पहाड़ राउरकेला साप्ताहिक एक्सप्रेस, बादाम पहाड़ शालीमार साप्ताहिक एक्सप्रेस, इसको जो हरी झंडी दिखाया जाएगा। और साथ ही साथ बादाम पहाड़ रेलवे स्टेशन के पुनर्विकास की आधारशिला भी रखी जाएगी। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा दोस्तों, द्रौपदी मुर्मू जी ने जो है उड़ीसा के बारीपदा में 36वें अखिल भारतीय संथाली लेखक संघ के जो है जो सम्मेलन था उसको वहां पे उद्घाटन किया, और न सिर्फ समारोह को भी संबोधित किया। ठीक है, अगला प्रश्न है दोस्तों यहाँ पे कि किस तमिल लेखक को अपने उपन्यास फायरबर्ड के लिए जेसीबी पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया। तो देखिए ये जो उपन्यास है दोस्तों ये भी इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है कि फायरबर्ड के उपन्यासकार कौन है जिनको जो है जेसीबी पुरस्कार से 2023 से सम्मानित किया गया। ऑप्शंस आपके सामने, जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर करिए दोस्तों। और इसका जो करेक्ट आंसर है दोस्तों ध्यान रखिएगा पेरुमल मुरुगन। ठीक है, पेरुमल मुरुगन की ये उपन्यास है फायरबर्ड, और इस उपन्यास के लिए इनको जेसीबी पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया।
और ये तमिल लेखक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा, तमिल लेखक हैं, ठीक है, पेरुमल मुरुगन, जिनकी तस्वीर आप स्क्रीन पे देख रहे हैं। इनकी जो है ये उपन्यास है जिसका नाम है फायरबर्ड, और इसके लिए जो है साहित्य का वर्ष 2023 का जेसीबी पुरस्कार जो है इनको प्रदान किया गया है। फायरबर्ड जो है इसका तमिल से जो है अंग्रेजी में ट्रांसलेशन किसने किया, ट्रांसलेट किसने किया दोस्तों, अनुवाद किसने किया, जननी कन्नन ने किया है। और ये पुस्तक मूल रूप से जो है आलंदा पेजी के रूप में जो है प्रकाशित हुई है। यह पुस्तक देखा जाए किसके द्वारा जो है प्रकाशित की गई है, तो पेंगुइन रैंडम हाउस इंडिया के द्वारा इसको प्रकाशित किया गया, ठीक है। इसी के साथ साथ एक अन्य पुरस्कार भी दिया गया है दोस्तों, यहाँ पे 51वें अंतरराष्ट्रीय एमी अवार्ड 2023 में जो है यहाँ पे नेटफ्लिक्स जो है विशेष शो वीर दास यहाँ पे लैंडिंग के लिए सर्वश्रेष्ठ कॉमेडियन सीरीज के लिए अंतरराष्ट्रीय एमी पुरस्कार जो है किसे प्रदान किया गया, तो ये कॉमेडियन है, साथ ही साथ अभिनेता है वीर दास, ठीक है। तो वीर दास को दोस्तों ध्यान रखिएगा, यहाँ पे जो है 51वें अंतरराष्ट्रीय एमी अवार्ड्स में जो है सर्वश्रेष्ठ कॉमेडियन सीरीज के लिए अंतरराष्ट्रीय एमी पुरस्कार प्रदान किया गया है, ठीक है। और ये जो है इसका जो आयोजन किया गया है, ये जो 51वें अंतरराष्ट्रीय एमी अवार्ड का जो आयोजन किया गया है यूएसए के न्यूयॉर्क सिटी में आयोजित किया गया। ये जो दिया गया दोस्तों, यहाँ पे वीर दास को ये जो पुरस्कार दिया गया, उनके जो है अपना शो है जो कि नेटफ्लिक्स पे शो है, ये विशेष शो है जिसका नाम है वीर दास लैंडिंग, उसके लिए जो है इनको सर्वश्रेष्ठ कॉमेडी सीरीज के लिए पुरस्कार प्रदान किया गया है। वीर दास लैंडिंग दोस्तों ध्यान रखिएगा, ये एक कॉमेडी स्पेशल शो है, ठीक है, जो कि एक तरीके से अनस्क्रिप्टेड शो है, ठीक है, स्टैंड अप कॉमेडी है, जब कॉमेडियन अपने जीवन और अनुभव के बारे में लोगों को बताते हैं और क्या करते हैं, हंसाते हैं। अगर हम बात करें अंतरराष्ट्रीय एमी पुरस्कार की, तो ये जो है वर्ष 2007 से ये पुरस्कार प्रदान किया जा रहा है, ठीक है। तो कुछ महत्वपूर्ण पुरस्कार थे जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट थे, हमने उसे देखा। बात करते हैं दोस्तों इसके साथ अगले प्रश्न की, कि किस आईआईटी संस्था के द्वारा इंक्यूबेटरों के लिए सूचना मंच का अनावरण किया गया है। तो इंक्यूबेटरों के लिए सूचना मंच का अनावरण किया गया है किस आईआईटी संस्था के द्वारा। ऑप्शंस आपके सामने दोस्तों, कमेंट बॉक्स में आंसर करिए, साथ ही साथ जल्दी से वीडियो को शेयर करते रहिए दोस्तों के भी। और इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों डी, आईआईटी मद्रास में। तो दोस्तों भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान यानी कि आईआईटी मद्रास ने इंक्यूबेटर और एस्केलरेटर के लिए भारत का पहला सूचना मंच जो है विकसित किया। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, क्योंकि ये भारत का पहला सूचना मंच है जो कि इंक्यूबेटर और एस्केलरेटर के लिए है। आईआईटी मद्रास, ठीक है, यहाँ पे इंक्यूबेटर स्टार्टअप जिसे हम योनोस बोलते हैं के साथ साझेदारी में इस मंच को विकसित किया, इस प्लेटफॉर्म को विकसित किया। और इस प्लेटफॉर्म में इंक्यूबेटर्स और एस्केलरेटर एक व्यापक जानकारी शामिल है जो स्टार्टअप को अनिश्चित उद्यमशीलता पारिस्थितिकी तंत्र को नेविगेट करने में मदद करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा कि यहाँ पे आईआईटी मद्रास ने इंक्यूबेटर के लिए सूचना मंच का अनावरण किया है। अगला प्रश्न है दोस्तों की, उत्तर प्रदेश सरकार मोहम्मद शमी के गांव में स्टेडियम बनाएगी। उनका गांव उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जिले में है, जल्दी से बताइए, ठीक है। यहाँ पे देखिए मोहम्मद शमी किस जिले से संबंधित है जहाँ पे उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा उनके गांव में स्टेडियम बनाया जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों यहाँ पे ठीक है अमरोहा, ठीक है, अमरोहा। तो यहाँ पे उत्तर प्रदेश सरकार जो है मोहम्मद शमी के गांव अमरोहा स्थित, ठीक है, गांव है जिसका नाम है साहसपुर अली नगर, वहां पे स्टेडियम बनाएंगे। भारतीय टीम के ये तेज गेंदबाज है दोस्तों मोहम्मद शमी। इनका जो गांव है दोस्तों सहसपुर अली नगर, वहां से करीब 5 करोड़ रुपए की लागत से मिनी स्टेडियम का निर्माण किया जाएगा। यूपी सरकार उनके गांव में खेल के बुनियादी ढांचे का विकास करना चाहती है, ठीक है। अगर हम बात करें न्यूजीलैंड के खिलाफ सेमीफाइनल में, ठीक है, भारतीय तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी के 7 विकेट ने भारत को विश्व कप फाइनल में पहुंचाया था। तो इसीलिए इनको सम्मानित करने के लिए इनके गांव में, ठीक है, उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा, ठीक है, क्या किया जा रहा है, स्टेडियम बनाया जाएगा। इसी के साथ साथ उत्तर प्रदेश सरकार ने नई शिक्षा नीति को लागू करते हुए एक बड़ा फैसला लिया है कि यहाँ के स्कूलों में, यानी कि उत्तर प्रदेश सरकार जो है स्कूल शेड्यूल में बदलाव करेगी। तो नई शिक्षा नीति को लागू करने का जो है प्रयास कर रही है उत्तर प्रदेश सरकार, उसमें विचार में है, और नई शिक्षा नीति को लागू करेगी जिससे कि स्कूलों में पढ़ाई के घंटों में कटौती किया जाएगा। तो जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है दोस्तों, इसके अनुसार देखा जाए सरकार जो है स्कूलों में अध्ययन के घंटों में कितने भी घंटे की पढ़ाई होती है उसमें कटौती किया जाएगा। स्कूलों में जो कि अब कितने 29 घंटे जो है पढ़ाई होगी, और सोमवार से शुक्रवार तक कक्षाएं जो चलेंगी लगभग 5 से 5.5 घंटे, अभी लगभग 8 घंटे तक चलती है, 5 से 5.5 घंटे तक चलेंगी। और हर माह के जो सभी दूसरे शनिवार जो सैटरडे होगा
उसमें कक्षाएं जो होंगी, क्लास होंगी, वो क्या होंगी, वो 2 से ढाई घंटे चलेंगे और जो 2 शनिवार जो बचेगा उनमें क्या होगा, छुट्टियां होंगी। और अधिकतम जो समय होगा कक्षाओं के लिए, क्लास के लिए, उसकी समय सीमा तय की जाएगी। और न्यू एजुकेशन पॉलिसी के मुताबिक देखा जाए सामान्य विषयों की कक्षाओं के लिए अधिकतम जो समय सीमा होगा, ठीक है, वो 45 से 35 मिनट, यानी कि 35 से 45 मिनट के बीच में होगा। ठीक है, चलिए आप मुझे कमेंट बॉक्स में आंसर करिए कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो बनाई गई है वो एक समिति की सिफारिश, कौन सी समिति, उस समिति की अध्यक्षता किसके द्वारा किया गया था, अध्यक्ष कौन थे उस समिति के, आप मुझे कमेंट बॉक्स में आंसर करिए। ठीक है, अब बात करते हैं आज के लास्ट प्रश्न की। सैन्य एक्सरसाइज ब्रज प्रहार भारत और किस देश के बीच में आयोजित किया जाता है? तो यहाँ पे हाल ही में जो है ब्रज प्रहार जो है, जो कि एक सैन्य एक्सरसाइज, इसका आयोजन शुरू हुआ और ये भारत और यूएसए यानी कि यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के बीच में ब्रज प्रहार आयोजित किया जाता है। तो भारत और यूएसए यानी कि यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच में, ठीक है, आयोजित किया गया है। ठीक है, ये विशेष सैन्य एक्सरसाइज है ब्रज प्रहार और इसके 14वें संस्करण का आयोजन जो है आयोजित किया जा रहा है दोस्तों, कहाँ किया जा रहा है, ठीक है, उमरोई मेघालय में। ठीक है, ब्रज प्रहार एक्सरसाइज दोस्तों ध्यान रखिएगा, ये भारतीय सेना और अमेरिकी सेना के बीच के जो है ये विशेष बलों के बीच आयोजित होने वाला ये अभ्यास है। और एक्सरसाइज का जो पहला संस्करण था दोस्तों ये 2010 में आयोजित किया गया था, भारत में आयोजित किया गया था। भारत और अमेरिका संयुक्त सैन्य अभ्यास का जो 13वां संस्करण था, ब्रज प्रहार का जो 13वां संस्करण था दोस्तों, ये बकलो यानी कि हिमाचल प्रदेश में आयोजित किया गया था। हिमाचल प्रदेश के जो विशेष बल प्रशिक्षण केंद्र है वहां पे इसका आयोजन किया गया था। ब्रज प्रहार जो अभ्यास है इसका उद्देश्य क्या है, तो संयुक्त कार्यक्रम योजना और परिचालन रणनीति जैसे क्षेत्रों में सर्वोत्तम कार्यक्रम प्रणालियों और उत्कृष्ट अनुभवों को साझा करना, ये इसका उद्देश्य। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, यहाँ पे ब्रज प्रहार के 14वें संस्करण का आयोजन जो है उमरोई मेघालय में आयोजित किया गया। इसी के साथ साथ हम बात कर लेते हैं भारत और अमेरिका के मध्य होने वाले अन्य सैन्य अभ्यास कौन कौन से। पहला तो हम बात कर रहे हैं ब्रज प्रहार, ठीक है, जो कि थल सेना के बीच में, थल सेना के बीच में होने वाला एक अन्य अभ्यास है जिसको हम युद्धाभ्यास कहते हैं, ये भी भारत और अमेरिका के बीच में आयोजित होता है। कोप इंडिया भारत और अमेरिका के बीच में होने वाला वायुसेना अभ्यास है। रेड फ्लैग की बात करें तो ये अमेरिका का बहुपक्षीय वायुसेना अभ्यास है, यानी कि बहुत सारे देशों के बीच में आयोजित किया जाता है जिसमें भारत भी भाग लेता है। पैसिव सैन्य अभ्यास ये नौसेना अभ्यास है। मालाबार अभ्यास जिसमें भारत, अमेरिका, जापान के बीच में होने वाला ये त्रिपक्षीय अभ्यास है, ऑस्ट्रेलिया इसमें शामिल हुआ था इस बार। तो दोस्तों ये था भारत और अमेरिका के मध्य होने वाले कुछ महत्वपूर्ण सैन्य अभ्यास। तो दोस्तों ये था आज का हमारा 10 MCQ। अब बात करेंगे दोस्तों किसके बारे में, फैक्ट्स ऑफ द डे के बारे में। दोस्तों आज का हमारा सबसे पहला फैक्ट्स है, ऑर्डर ऑफ ब्रिटिश कोलंबिया से सम्मानित किया गया, किसे किया गया, यहाँ पे रेयान नेलांड्स को किया गया। हाल ही में विमोचित पुस्तक बिल्डिंग पार्टनरशिप इंडिया एंड इंटरनेशनल कोऑपरेशन फॉर मैरीटाइम सिक्योरिटीज, इसके लेखक कौन है, हिमाद्री दास है। मलेशिया में एशियन ऑल एंड गेम्स अवार्ड कार्यक्रम में गेल इंडिया लिमिटेड ने पुरस्कार जीता है, कौन सा, इनोवेशन अवार्ड और ठीक है मिड स्ट्रीम प्रोजेक्ट ऑफ द ईयर। कॉर्पोरेट गवर्नेंस 2023 में उत्कृष्टता के लिए गोल्डन पिकॉक पुरस्कार जीता, किसने जीता, HDFC लाइफ ने जीता। ज्ञानोदय एक्सप्रेस नॉलेज ऑफ व्हील्स की शुरुआत की गई, किसके द्वारा किया गया, तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा जम्मू कश्मीर की जो गवर्नर है मनोज सिन्हा के द्वारा। तो दोस्तों ये था आज का हमारा करंट अफेयर। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छा लगा होगा, अच्छा लगा है तो लाइक कर दीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करिएगा, रेगुलर सेशन से जुड़े रहिए दोस्तों। फिर मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए बाय, हैव अ गुड डे, स्टे सेफ एंड स्टे हैप्पी।